नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल अस्प में। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो लद्दाख को लेकर आ रही है। भारतीय सेना ने उत्तरी सीमाओं पर अपने सैनिकों की तैनाती को और मजबूत किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना ने अपने एकमात्र माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स में लगभग 10,000 और सैनिकों को शामिल किया है। भारतीय सेना के जांबाज जवान सीमा पर चीन के आक्रामक अभियानों पर नजर रखेंगे। माउंटेन स्ट्राइक कोर की मजबूती पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा के साथ चीनी सीमा पर भी अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए सेना के द्वारा उठाए गए कदमों का हिस्सा है। सूत्रों ने बताया कि पूर्वी सेक्टर में स्थित लगभग 10,000 सैनिकों के साथ एक मौजूदा डिवीजन को अब पूर्वी बंगाल में स्थित 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर को सौंप दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार ने माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को लगभग एक दशक पहले ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसके साथ केवल एक डिवीजन जुड़ी थी। अब सेना के नए कदम के साथ यह अपने काम को बेहद सटीकता और कुशलता के साथ अंजाम दे सकेगी। हाल ही के दिनों में सेना ने कई चुनौतियों का सामना करते हुए अपने कार्यों को भी अंजाम दिया है। सेना को कई रूपों में दोहरे कार्य भी दिए गए हैं। इस बीच भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देप्सांग जैसे गतिरोध वाले शेष हिस्सों से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए शुरुआत की वार्ता की है। आपको बता दें कि भारतीय क्षेत्र में चुशुल सीमा पर सुबह 10:30 बजे कोर कमांडर स्तर की 11वीं दौर की इस वार्ता में पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देप्सांग जैसे गतिरोध वाले शेष हिस्सों से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के मसले पर चर्चा हुई। अगली अपडेट भारतीय पनडुब्बियों को लेकर आ रही है। पिछले साल भारतीय नौसेना ने पनडुब्बियों के लिए एक स्वदेशी 500 kWh उच्च क्षमता लिथियम आयन बैटरी प्रणाली के विकास के लिए RFI जारी की थी। भारतीय नौसेना ने तब कहा था कि लिथियम आयन बैटरी का उपयोग पारंपरिक पनडुब्बियों में फिट मौजूदा लीड एसिड बैटरी को बदलने और खरीद और निर्माण के तहत नई पनडुब्बियों पर एक पावर सोर्स के रूप में फिट करने के लिए है। भारतीय नेवी ने वेंडर से लिथियम आयन बैटरी सिस्टम विद बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोटोटाइप के डेमोन्स्ट्रेशन की बात कही है, जो कि एनर्जी आउटपुट और अलग अलग डिस्चार्ज रेट्स के लिए है। भारतीय नौसेना ने 20 महीने की डेडलाइन दी है लिथियम आयन बैटरी प्रोजेक्ट के लिए। लिथियम आयन बैटरी वाली एक पनडुब्बी में आमतौर पर अधिक पानी के नीचे रहने का इंड्योरेंस टाइम होता है और इसी के कंपैरिजन में चलने वाले जहाज की तुलना में तेजी से चल सकता है, जिसमें कि लीड एसिड बैटरीज होती हैं। लेकिन वर्तमान में लीड एसिड बैटरीज का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इस साल भारतीय नौसेना ने मौजूदा और भविष्य की पनडुब्बियों पर फिर से इस्तेमाल किए जाने वाले स्वदेशी 5 MW इलेक्ट्रिक प्रपल्सन मोटर के डेवलपमेंट के लिए भी RFI जारी की है। भारत की कलवरी क्लास की पनडुब्बियों में एक पनडुब्बी के लिए 2.9 MW इलेक्ट्रिक प्रपल्सन मोटर है, जो 2000 मैट्रिक टन से कम का डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन ये टेंडर 5 MW इलेक्ट्रिक प्रपल्सन मोटर के लिए है, जो कि आदर्श रूप से उन पनडुब्बी के लिए इस्तेमाल की जाती है जो कि 3000 से 4000 मैट्रिक टन तक सबमर्ज डिस्प्लेसमेंट है। आपको बता दें कि जापान की पनडुब्बियों के सरयू क्लास में 6 MW इलेक्ट्रिक मोटर प्रपल्सन मोटर है और ये पनडुब्बी में 4200 मैट्रिक टन का सबमर्ज डिस्प्लेसमेंट है और ये 400 kWh उच्च क्षमता की लिथियम सल्फर बैटरी के द्वारा संचालित होती है। DRDO ने पहले ही अगली पीढ़ी की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का एक तीसरा महत्वपूर्ण कंपोनेंट विकसित किया है, जो ईंधन सेल आधारित एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन यानी कि AIP है, जो फॉस्फोरिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग करता है, जो हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, बार बार बैटरी चार्ज करने की आवश्यकता को कम करने के लिए और बिजली उत्पन्न करना और पनडुब्बियों में समर्ज इंड्योरेंस को भी बढ़ाता है। भारत की स्वदेशी कलवरी क्लास की पनडुब्बियां पहली बार स्वदेशी AIP प्रणाली प्राप्त करेंगी, जो इलेक्ट्रिक प्रपल्सन मोटर को चलने की अनुमति के लिए 250 kV बिजली पैदा कर सकती हैं और पनडुब्बियों को बिजली भी प्रदान कर सकती है। और यदि लिथियम आयन बैटरी के साथ इन्हें इंटीग्रेटेड करना हो, जिसकी तुलना में इसका इंड्योरेंस टाइम लीड एसिड बैटरी के साथ हो, तो ये पनडुब्बियां यानी खासकर की कलवरी क्लास की पनडुब्बियां और अधिक घातक हो जाएंगी। तो भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75I कार्यक्रम अगली पीढ़ी की डीजल इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल पनडुब्बियों की खरीद के लिए है, जो भारत की कलवरी क्लास की पनडुब्बियों की तुलना में बड़ी और लंबी होंगी और इसमें ब्रह्मोस और सबसोनिक के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी कि VLS भी होगा। एक विस्तारित कलवरी क्लास की पनडुब्बी के विकास में भारतीय नौसेना की क्रूज मिसाइल और AIP और वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भी होगा। अगली खबर की बात करते हैं तो दक्षिण कोरिया के KF-21 को लेकर आ रही है। KF-21 सुपरसोनिक लड़ाकू विमान को दुनिया के सामने पेश किया गया है। आपको बता दें कि इसी के साथ दक्षिण कोरिया भी उन गिने चुने देशों की कतार में शामिल हो गया है जिनके पास खुद का बनाया हुआ लड़ाकू विमान है।
इस लिस्ट में तेजस लड़ाकू विमान बनाने के कारण भारत पहले से ही शामिल है। KF-21 की पहली उड़ान के बाद इसे हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस किया जाएगा। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस लड़ाकू विमान को क्रूज मिसाइलों को फायर करने लायक भी बनाया जाएगा। दरअसल क्रूज मिसाइलें साइज में लंबी होती है और फायर करने के दौरान उनसे विमान के अस्थिर होने का खतरा हो जाता है। इसलिए दुनिया में भारत समेत चुनिंदा देश ऐसे हैं जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है। 2 इंजन वाला ये लड़ाकू विमान सिंगल और डबल सीट के वेरिएंट में उपलब्ध होगा। इसमें डबल सीट वाले विमान ट्रेनिंग के लिए काम आएंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन ने इस विमान को लॉन्च करते हुए इसे हॉक नाम दिया है। उन्होंने इस विमान को दक्षिण कोरियाई विमान उद्योग के विकास में एक मील का पत्थर भी बताया। राष्ट्रपति मून ने बताया कि ग्राउंड और फ्लाइट टेस्ट पूरा होने के बाद KF-21 लड़ाकू विमान का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया जाएगा। पहले चरण में साल 2028 तक 40 लड़ाकू विमानों की तैनाती की योजना बनाई गई है, जबकि 2032 तक इसे बढ़ाकर 120 कर दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इस विमान का फुल स्केल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो इससे 1 लाख से अधिक नौकरियां भी पैदा होंगी। दक्षिण कोरिया के डिफेंस एग्जीबिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि परीक्षण और विकास के लिए इस साल के अंत तक 3 विमानों को तैयार किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा 3 और साल 2022 के मध्य तक तैयार हो जाएंगे। ये विमान 65% दक्षिणी कोरियाई है। बाकी साजो सामान अलग अलग देशों से मंगवाकर इसमें असेंबल किया गया है। फिर भी इसे दक्षिण कोरिया के विमानन उद्योग के लिए मील का पत्थर बताया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर इसका परीक्षण पूरा हो जाएगा तब दक्षिण कोरिया दुनिया का 8वां देश बन जाएगा जिसने एक उन्नत सुपरसोनिक फाइटर विकसित किया है। इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन, जापान, फ्रांस, स्वीडन और यूरोपीय देश यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली और स्पेन के साथ मिलकर पहले से ही सुपरसोनिक लड़ाकू विमान बनाया हुआ है। अगली अपडेट रूस को लेकर आ रही है। यूक्रेन बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच रूस ने अपने PAK-DA स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के डिजाइन को अंतिम मंजूरी दे दी है। इस स्टील्थ बॉम्बर के लिए प्रोटोटाइप को बनाने का काम जारी है, जिसके पहले बैच को इस साल के अंत तक तैयार किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि ये बॉम्बर इतना घातक होगा कि अमेरिका की कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाएगा। इस बॉम्बर से परमाणु मिसाइलों सहित कई तरीके के बमों को दागा जा सकेगा। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक दावा किया गया है कि रक्षा मंत्रालय ने PAK-DA के डिजाइन को हरी झंडी दे दी है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस समय PAK-DA के कई प्रोटोटाइप्स को बनाने पर काम जारी है। इस बम वर्षक विमान के डेवलपर टोपलेव के इंजीनियर स्टील फीचर और लंबी दूरी की मिसाइलों को इंटीग्रेटेड करने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। रूस ने दावा किया था कि इस बम वर्षक के प्रोटोटाइप को बनाने का काम जारी है और उसके 2021 तक पूरा होने की संभावना है, लेकिन कोविड की वजह से ये प्रोजेक्ट देरी का सामना कर रहा है। इस विमान के हथियारों को अंदर रखने के लिए एक इंटरनल वेपन बे भी होगा, जिसके कारण उड़ान के समय इस विमान का रडार सिग्नेचर बहुत कम हो जाएगा। इसकी स्टील क्षमता को बढ़ाने के लिए रूसी इंजीनियरों ने दुश्मन के रडार का भी अध्ययन किया है, जिसके बाद इस विमान को खास तरह से डिजाइन किया गया है। हालांकि ये बमवर्षक देखने में अमेरिकी B-2 की तरह दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि ये बमवर्षक कई तरह की क्रूज मिसाइलों और हाइपरसोनिक मिसाइलों को फायर कर सकता है, जिसमें परमाणु मिसाइलें भी शामिल है। यही नहीं, स्ट्राइक मिशन के दौरान ये विमान UAV की फौज को भी नियंत्रित कर सकता है। दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको डिफेंस अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली खबर टर्की को लेकर आ रही है। टर्की में सेना का एक विमान प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र में जा गिरा। इस हादसे में विमान के दोनों पायलट बच गए। साथ ही ये भी कहा गया है कि KT-1 टाइप का ये विमान पश्चिमी इजमिर प्रांत के फोका के तटीय शहर एजियन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। साथ ही आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही तुर्की की वायुसेना की तुर्की स्टार एरोबेटिक टीम का एक विमान कोनिया के केंद्रीय प्रांत में प्रशिक्षण के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें कि पायलट की मौत हो गई थी। पिछले महीने खराब मौसम के कारण सेना का एक हेलीकॉप्टर पूर्वी तुर्की में भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सवार 11 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई थी। हादसे में 2 लोग घायल भी हो गए थे। अगली अपडेट की बात करते हैं तो इसरो को लेकर आ रही है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इस साल के अंत में RLV यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग प्रोग्राम का परीक्षण करने की संभावना है, ताकि अगले साल तक ऑर्बिटल रीएंट्री एक्सपेरिमेंट किया जा सके। RLV की विंग बॉडी को एक हेलीकॉप्टर का उपयोग करके ले जाया जाएगा और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ रनवे से आगे 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर छोड़ा जाएगा। RLV तब रनवे की ओर ग्लाइड और नेविगेट करेगा। 2022 में RLV ऑर्बिट पर चढ़ेगा, वहां रहेगा, फिर वहां से प्रवेश करेगा और हवाई जहाज की तरह रनवे पर उतरेगा। भारत रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि RLV-TD 23 मई 2016 को इसका सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया था।
RLV-TD इसरो के सबसे तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण प्रयासों में से एक है, जो कि अंतरिक्ष में कम लागत की पहुंच को सक्षम करने के लिए पूरी तरह से रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजी को विकसित करने की दिशा में है। तो दोस्तों ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।